ब्रह्मांड में ना एक ऐसा तत्व मौजूद है जो मतलब एक ही समय में जीवन देने वाला भी है और सबसे बड़ा विनाशक भी। बिल्कुल। और ये विरोधाभास बहुत दिलचस्प है ना? जी। मतलब एक तरफ हम जो हर सांस लेते हैं वो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा से भर देती है, हमें जिंदा रखती है, लेकिन ठीक उसी पल वही तत्व दुनिया भर के मजबूत लोहे के पुलों को अंदर ही अंदर खोखला भी कर रहा है। हाँ, और हमारी रसोई में रखे ताजे खाने को सड़ा भी रहा है। एकदम सही। जीवन की हर धड़कन और विनाश की हर खामोश प्रक्रिया के पीछे एक ही अदृश्य खिलाड़ी है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारा मिशन इसी अल्टीमेट डबल एजेंट को डिकोड करना है। और इसके लिए हमारे पास विज्ञान के कुछ बेहद बुनियादी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत मौजूद हैं। बिल्कुल। और ये सिद्धांत हमें ये समझाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया असल में मतलब आणविक स्तर पर काम कैसे करती है। हम आज ये देखने वाले हैं कि जो चीजें हम रोज देखते हैं, जैसे दूध का खराब होना या अंगूर का शराब में बदलना। हाँ, फर्मेंटेशन। हाँ वही। तो ये सब सिर्फ सामान्य घटनाएं नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल आणविक मशीनरी का हिस्सा है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो इस विषय की सबसे आकर्षक बात मुझे ये लगती है कि हम इन चमत्कारों को ना रोजमर्रा की जिंदगी का नाम देकर नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब हमारी सांस लेने की प्रक्रिया ही ले लीजिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, हम तो बस सांस लेते हैं और भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन अंदर जाती है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज के अणु हैं उन्हें तोड़ती है और एटीपी के रूप में वो ऊर्जा बाहर निकालती है, जिससे हम चल पाते हैं, सोच पाते हैं। मतलब ये पूरी तरह से एक शुद्ध रासायनिक प्रक्रिया है। एकदम। और हमारी पूरी चर्चा की नींव बस इसी एक सवाल पर टिकी है कि ये रासायनिक परिवर्तन या जिसे केमिकल चेंज कहते हैं, ये असल में होता क्या है? तो ये सिर्फ रंग रूप का बदलना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे बड़ी और कह सकते हैं एकमात्र शर्त यह है कि इसमें मूल पदार्थ का अस्तित्व पूरी तरह मिट जाता है और एक नया पदार्थ जन्म लेता है। एक मिनट, नया पदार्थ बनने का मतलब है कि जो चीज पहले थी उसकी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो गई। हाँ, गहराई में जाएं तो बात सिर्फ पहचान की नहीं है, उसके गुण, उसकी जो आणविक संरचना है वो पूरी तरह से बदल जाती है। अच्छा। जैसे दूध का खट्टा होना इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है। दूध में जो लैक्टोज शुगर होती है ना, वो टूटकर लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। तो स्वाद भी बदल जाता है और गंध भी। बिल्कुल। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे उल्टा नहीं जा सकता। मतलब कोई भी तकनीक उस खट्टे हो चुके लैक्टिक एसिड को वापस मीठे लैक्टोज में नहीं बदल सकती। मतलब ये एक स्थायी बदलाव है। हाँ, पूरी तरह से अपरिवर्तनीय बदलाव है। यहीं पे ना मुझे अक्सर एक उलझन होती है। कैसी उलझन? का बदलना या रंग रूप का बदलना ही सब कुछ नहीं है, तो फिर बर्फ का पिघलना क्या है? मतलब जब हम फ्रिज से बर्फ निकाल कर बाहर रखते हैं तो वो ठोस से तरल बन जाती है। हाँ, वो अवस्था तो बदलती है। उसकी अवस्था तो पूरी तरह बदल गई ना। तो क्या वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और सच कहूं तो विज्ञान को समझने का पहला कदम भी यही है। लेकिन इसका जवाब है नहीं। अच्छा, तो वो क्या है? बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज। जब हम कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनना चाहिए, तो उसका मतलब है कि अणुओं की संरचना बदलनी चाहिए। मतलब अंदर की बनावट। हाँ, देखिए बर्फ H2O है। जब वो पिघलती है और पानी बनती है तब भी वो H2O ही रहती है। हाँ, और भाप बनने पर भी वो H2O ही है। बिल्कुल सही। उसके अणु नहीं बदले, सिर्फ उनके बीच की जो दूरी है ना वो बदली है। दूसरी तरफ अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प में बदल जाता है। अरे हाँ, वहां तो मोम का अस्तित्व ही खत्म हो गया। एकदम, वहां बिल्कुल नए अणु बन गए। ये फर्क अब एकदम साफ हो गया। नया अणु बनना ही असली कसौटी है। लेकिन यहाँ एक और व्यवहारिक समस्या आती है मेरे दिमाग में। वो क्या? अणु तो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए रसोई में या किसी कारखाने में ये खामोश आणविक बदलाव हो रहा है, तो बिना माइक्रोस्कोप के हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है? प्रगति हमें हमेशा सुराग देती है। क्या ये अदृश्य अणु हमें कोई इशारा देते हैं? बिल्कुल देते हैं। उन सूक्ष्म और अदृश्य बदलावों का असर हमारे भौतिक संसार पर कुछ स्पष्ट संकेतों के रूप में दिखाई देता है। विज्ञान में ऐसे 4 मुख्य लक्षण माने गए हैं जो बताते हैं कि हाँ, कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अच्छा, तो पहला सुराग क्या है? पहला सुराग है रंग में परिवर्तन। जैसे?
तांबे के बर्तनों का रंग बदलना, मैंने देखा है वो हरे हो जाते हैं। एकदम सही। तांबे का हवा के संपर्क में आकर कुछ महीनों में हरा हो जाना इसका क्लासिक उदाहरण है। तांबा हवा में मौजूद नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट की एक हरी परत बना लेता है। मतलब वो हरा रंग चीख चीख कर कह रहा होता है कि यहाँ एक नया पदार्थ बन चुका है। बिल्कुल। और इसी तरह दूसरा बड़ा सुराग है किसी गैस का निकलना। गैस का निकलना मतलब धुआं? धुआं नहीं, बुलबुले कह सकते हैं। जैसे अगर जस्ते के टुकड़ों पर, जिंक पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाए तो अचानक तेजी से बुलबुले उठने लगते हैं। और वो बुलबुले सिर्फ हवा के नहीं होते हैं, है ना? वे किसी नई गैस के जन्म का सबूत होते हैं। हाँ, वे बुलबुले हाइड्रोजन गैस के होते हैं। जिंक ने एसिड के अणुओं को तोड़कर हाइड्रोजन को आजाद कर दिया है। अरे वाह! और ये हमें तीसरे सुराग की तरफ ले जाता है, जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। वो क्या है? तापमान में परिवर्तन। तापमान। हाँ, कभी कभी ना दो ठंडी चीजों को मिलाने पर वे अचानक उबलने लगती हैं, या फिर दो सामान्य चीजों को मिलाने पर वे बर्फ की तरह ठंडी हो जाती हैं। ये तो सच में किसी जादू की तरह लगता है। ऐसा होता क्यों है? मतलब अगर हम किसी चीज को गर्म नहीं कर रहे हैं तो उसमें से ऊष्मा या गर्मी अचानक कहाँ से आ जाती है? इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा के नजरिए से सोचना होगा। अणुओं के बीच जो बंधन होते हैं ना, जो बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है। और जब नए बंधन बनते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है। अगर किसी अभिक्रिया में नए बंधन बनने पर बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, एक्सोथर्मिक। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे जब बिना बुझे चूने में पानी डाला जाता है तो पानी अचानक उबलने लगता है। वहां पुराने बंधन टूटने से ज्यादा नए बंधनों के बनने पर ऊर्जा निकल रही होती है। मतलब गर्मी असल में उन नए बंधनों के बनने का नतीजा है। बिल्कुल। और इसके विपरीत अगर अभिक्रिया को होने के लिए आसपास से गर्मी खींचनी पड़े तो आसपास का तापमान गिर जाता है। तो उसे एंडोथर्मिक कहेंगे? हाँ, ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक। अमोनियम क्लोराइड को पानी में मिलाने पर बीकर के एकदम ठंडा हो जाना इसी का परिणाम है। इसका मतलब है कि गर्मी या ठंडक असल में टूटते और जुड़ते हुए आणविक बंधनों का बाय प्रोडक्ट है। अद्भुत। तो 3 सुराग हो गए, रंग, गैस और तापमान। चौथा संकेत क्या है? चौथा संकेत है अवस्था में परिवर्तन या किसी अवक्षेप का बनना, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। अपशेप, ये क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि आप दो साफ तरल पदार्थों को मिलाते हैं और अचानक उनके अंदर एक ठोस पदार्थ बन जाता है जो घुलता नहीं है और वो नीचे बैठ जाता है। हाँ, बिल्कुल। तरल से ठोस का ये अचानक प्रकट होना एक पक्का सबूत है कि नए अघुलनशील अणु बन गए हैं। समझ गई। और पता है, इन सभी संकेतों को एक साथ समझने के लिए ना मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला वो प्रयोग सबसे सटीक रहता है। अरे हाँ, मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसमें रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। बिल्कुल। मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब धातु को जलाने से पहले उसे पॉलिश करने की क्या जरूरत है? वो पॉलिश करना नहीं है, बल्कि एक तरह की रुकावट को हटाना है। मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु है। अच्छा, तो वो हवा से रिएक्ट कर लेती है? हाँ, जब वो खुली हवा में रहती है तो वो पहले ही ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक रक्षात्मक परत बना चुकी होती है। अब मतलब वो परत एक ढाल की तरह काम करती है जो अंदर के शुद्ध मैग्नीशियम को जलने नहीं देती। एकदम सही। इसलिए रेगमाल से उस मृत परत को हटाना पड़ता है ताकि शुद्ध धातु सीधे आग और ऑक्सीजन के संपर्क में आ सके। और जब वो संपर्क में आती है ना, तो जो होता है उस सच में देखने लायक होता है। आपने देखा है वो प्रयोग? हाँ, उसे चिमटी से पकड़कर जैसे ही लौ पर ले जाते हैं, वो एक ऐसी अंधी कर देने वाली चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है कि आंखों पर सुरक्षा चश्मा लगाना जरूरी हो जाता है। हाँ, वो चमकदार रोशनी असल में वो अतिरिक्त ऊर्जा है जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं के आपस में टकराकर एक नए ज्यादा स्थिर बंधन में बनने पर निकल रही है। बापले, इतनी ऊर्जा! और अंत में जो बचता है ना, वो मैग्नीशियम धातु का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि एक सफेद रंग की राख होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ रंग बदल गया, अवस्था बदल गई, ऊष्मा भी निकली और प्रकाश भी निकला। ये तो रासायनिक परिवर्तन का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए, अब जब हमने इन बदलावों को देख लिया है और इनके लक्षणों को पहचान लिया है, तो विज्ञान के एक और पहलू पर बात करते हैं। कौन सा पहलू?
हम इन सब चीजों को कागज पर कैसे उतारते हैं? क्योंकि सिर्फ ये कहना तो काफी नहीं है ना कि मैग्नीशियम जल गया। हमें प्रकृति का हिसाब भी रखना होता है। हाँ, हिसाब तो रखना पड़ेगा। और यहीं पर रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशंस तस्वीर में आते हैं। सही कहा। रासायनिक समीकरण प्रकृति की वो भाषा है जिसमें ना कोई अस्पष्टता नहीं होते। ये बिल्कुल एक बही खाते की तरह है, जिसमें एक तीर का निशान होता है। हाँ, वो तीर समय के प्रवाह या अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है। तीर के बाईं तरफ हम अभिकारक लिखते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स, जो पदार्थ शुरुआत में हमारे पास थे। बिल्कुल, और दाईं तरफ उत्पाद या प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं, मतलब वे नए पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बने हैं। तो अगर हम मैग्नीशियम वाले उदाहरण को ही लें तो बाईं तरफ हम लिखेंगे Mg+O2 जो कि ऑक्सीजन गैस है। ठीक है। और तीर के दाईं तरफ हम लिखेंगे MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा गणितीय पेच है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। अच्छा, किस तरह का पेच? बाईं तरफ हमारे पास ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमेशा जोड़े में रहती है, O2। हाँ, डायटोमिक है। लेकिन दाईं तरफ जो उत्पाद बना MgO, उसमें तो ऑक्सीजन का सिर्फ एक परमाणु है। तो वो दूसरा परमाणु गया कहाँ? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। क्या वो हवा में गायब हो गया या अभिक्रिया के दौरान नष्ट हो गया? ये सवाल ना पूरे आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव है, और इसका जवाब एक बहुत ही गहरे प्राकृतिक नियम में छिपा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, इस ब्रह्मांड का एक अटल नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। मतलब कुछ भी नया पैदा नहीं होता और कुछ खत्म नहीं होता। बिल्कुल। जो परमाणु डायनासोर के युग में इस धरती पर थे ना, वही परमाणु आज हमारे शरीर में है। वे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में खुद को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, वे कभी गायब नहीं हो सकते। अरे वाह! इसका मतलब है कि प्रकृति कभी भी किसी परमाणु को डिलीट नहीं कर सकती। एकदम। इसलिए जो समीकरण हमने लिखा Mg+O2 gives MgO, वो एक असंतुलित या कंकाली समीकरण है, स्केलेटल इक्वेशन। मतलब ये सिर्फ ये बता रहा है कि कौन किससे मिला, लेकिन ये प्रकृति के द्रव्यमान के नियम का पालन नहीं कर रहा है। सही कहा। इसे संतुलित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर हो। ये तो अपना कुछ बेकिंग जैसा लग रहा है मुझे। बेकिंग? वो कैसे? जैसे अगर मैं ओवन में 500 ग्राम मैदा, 200 ग्राम चीनी और 100 ग्राम मक्खन डाल रही हूँ, तो जो केक बाहर निकलेगा उसका वजन भी ठीक 800 ग्राम ही होना चाहिए। भले ही हम उसमें से उड़ने वाले भाप या गैस का वजन भी क्यों ना जोड़ें, वजन कहीं जा तो नहीं सकता। ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। तो अब उस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम गुणांकों का या कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम MgO के आगे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो दाईं तरफ 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो गए। हाँ, अब बाईं तरफ ऑक्सीजन तो पहले से 2 है, O2, लेकिन मैग्नीशियम एक ही है। तो हम Mg के आगे भी 2 लगा देंगे। बिल्कुल। अब हमारा अंतिम संतुलित समीकरण बनता है 2Mg+O2 gives 2MgO। अब ब्रह्मांड का गणित एकदम सही है। और मैंने ना एक चीज और गौर की है, इन समीकरणों में तत्वों के साथ छोटे छोटे ब्रैकेट में कुछ अक्षर लिखे होते हैं, जैसे S, L, G, AQ। ये क्या कहानी बताते हैं? ये भौतिक अवस्थाएं हैं जो समीकरण को और भी ज्यादा सटीक बनाती हैं। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कौन से अणु भाग ले रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है कि वे किस अवस्था में हैं। तो S का मतलब सॉलिड या ठोस, L का मतलब लिक्विड या तरल, और G का मतलब गैस। हाँ, और AQ का मतलब है एक्वस। एक्वस, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि वो चीज पानी में घुली हुई है, उसका घोल है। अच्छा, इसका महत्व ना मुझे लोहे और पानी की अभिक्रिया वाले समीकरण से समझ आया था। कौन सा वाला? वो 3Fe+4H2O gives Fe3O4+4H2 वाला। उस समीकरण में पानी के आगे G लिखा होता है। बिल्कुल, वे अभिक्रिया के पर्यावरण का पूरा चित्र देती हैं। तो अब जब हमने समीकरणों को संतुलित करना और उन्हें पढ़ना सीख लिया है, तो हमें इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि ये अणु आपस में जुड़ते और टूटते कैसे हैं। मतलब इनके व्यवहार के पैटर्न। हाँ, रासायनिक अभिक्रियाओं को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया है, जो हमें आणविक व्यवहार के अलग अलग पैटर्न दिखाते हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब है दो या दो से ज्यादा चीजों का मिलकर एक हो जाना, है ना? हाँ, जहां कई अभिकारक मिलकर सिर्फ एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, जैसे कोयले का जलना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर बुझे हुए चूने का निर्माण, जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना पानी के साथ मिलता है तो दोनों मिलकर एक नया अणु बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, और साथ में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। पता है, इसे मैं एक डांस पार्टी के नजरिए से देखती हूँ। अच्छा, वो कैसे? मतलब संयोजन अभिक्रिया वो है जहाँ दो अलग अलग लोग डांस फ्लोर पर आते हैं और जोड़ी बनाकर एक साथ डांस करने लगते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। और इसका ठीक उल्टा होता है अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन, जहाँ एक जोड़ी का डांस फ्लोर पर झगड़ा हो जाता है और वे अलग अलग हो जाते हैं। मतलब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। हाँ। वो डांस वाली तुलना तो अच्छी है, लेकिन चलिए इसे आणविक भौतिकी के नजरिए से थोड़ा और गहरा करते हैं। अपघटन अभिक्रिया में अणु ना अपने आप नहीं टूटते, उन्हें तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। अच्छा, मतलब वो झगड़ा खुद नहीं होता, कोई बाहर से करवाता है। बिल्कुल। डांस फ्लोर की जोड़ी असल में एक मजबूत रबर बैंड से बंधी है। उस रासायनिक बंधन को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या बिजली की जरूरत होती है। कोई उदाहरण? जैसे हरे रंग के आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स, जब उन्हें गर्म किया जाता है तो ऊष्मा उन बंधनों को तोड़ देती है। वो टूटकर भूरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर की तीखी गंध वाली गैसें बाहर निकलती हैं। ये ऊर्जा वाली बात तो पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। बिना ऊर्जा के कोई बंधन नहीं टूटता। फिर तीसरी आती है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट। हाँ। इसे अगर डांस पार्टी वाले उदाहरण से समझें तो ये ऐसा होगा जैसे कोई नया, शानदार और ताकतवर डांसर आए और किसी जोड़ी में से एक पार्टनर को हटाकर खुद उसकी जगह ले लें। ये बिल्कुल सटीक है, और इस प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान भी ऊर्जा और स्थिरता पर ही आधारित है। स्थिरता? हाँ, इसे समझने के लिए हम कॉपर सल्फेट के नीले घोल और लोहे की कील का वो मशहूर प्रयोग देखते हैं। जब लोहे को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को हटाकर खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, जिससे घोल का रंग हरा हो जाता है। बिल्कुल, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर निकलकर लोहे पर भूरी परत के रूप में जम जाता है। लेकिन लोहा ऐसा कर क्यों पाता है? वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर कैसे है? क्या ये ताकत का कोई आणविक पैमाना है? इसे असल में प्रतिक्रियाशीलता या रिएक्टिविटी कहते हैं। लोहे के परमाणु कॉपर के परमाणुओं की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करने के लिए ज्यादा बेचैन या ऊर्जावान होते हैं। अच्छा। ब्रह्मांड का नियम है कि चीजें सबसे कम ऊर्जा वाली, सबसे स्थिर अवस्था में जाना चाहती हैं। सल्फेट के साथ लोहे का जो बंधन है ना, वो कॉपर के बंधन की तुलना में ज्यादा स्थिर होता है। तो इसलिए प्रकृति खुद ब खुद कॉपर को बाहर निकालकर लोहे को उसकी जगह बिठा देती है। एकदम सही। ये ताकत की नहीं बल्कि ऊर्जा की स्थिरता की बात है। ये तो सच में प्रकृति के आलसी होने जैसा है। वो हमेशा सबसे आरामदायक और स्थिर स्थिति ढूंढती है। हाँ, कह सकते हैं। और आखिरी प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये तब होता है ना जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। हाँ, इसमें दो जोड़ियां आपस में अपने पार्टनर बदल लेती हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है? बेरियम तुरंत सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और बेरियम सल्फेट का एक सफेद अघुलनशील अवक्षेप बनाता है, प्रेसिपिटेट, जो पानी में नीचे बैठ जाता है। तो अब तक की इस चर्चा में हमने ना कई अलग अलग तत्वों को जोड़े बनाते और टूटते देखा है, लेकिन इन सब में एक तत्व ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार सामने आया है। हाँ, जो हर जगह अपनी दखलंदाजी कर रहा है। बिल्कुल, वो है ऑक्सीजन। मुझे लगता है हमें शुरुआत में की गई उस डबल एजेंट वाली बात पर वापस आना चाहिए। ये ऑक्सीजन हमारे आसपास की दुनिया को कैसे बदल रही है? ऑक्सीजन के इस दोहरे चरित्र को समझने के लिए ना हमें रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझना होगा, उपचयन और अपचयन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एकदम सही। सबसे सरल भाषा में कहें तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन आकर जुड़ जाती है तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो उसे अपचयन कहते हैं। और क्या ये दोनों चीजें अक्सर एक साथ होती हैं? हमेशा। अगर कोई ऑक्सीजन ले रहा है तो जाहिर है कि कोई दूसरा उसे दे रहा होगा। एक के बिना दूसरा संभव नहीं है।
इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स। हाँ, उदाहरण के लिए जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीन लेता है। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया क्योंकि उसने ऑक्सीजन खो दी। बिल्कुल, और हाइड्रोजन का उपचयन हो गया क्योंकि उसने ऑक्सीजन पा ली, जिससे पानी बन गया। तो ये ऑक्सीजन का छीनना या जुड़ना असल में क्या कर रहा है? अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो ऑक्सीजन सिर्फ एक तत्व नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन चोर है। इलेक्ट्रॉन चोर? हाँ, जब ऑक्सीजन किसी धातु के साथ जुड़ती है ना, तो वो असल में उस धातु के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन खींच रही होती है। और यहीं से शुरू होता है ऑक्सीजन का विनाशकारी रूप, जिसे हम संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। संक्षारण? यानी लोहे पर जंग लगना। बिल्कुल। हम सब ने देखा है कि एक मजबूत लोहे की कील या लोहे का पुल अगर खुली हवा और नमी में रहे तो कुछ समय बाद उस पर एक भूली पपड़ीदार परत जमने लगती है और वो कमजोर हो जाता है। हाँ, और वो भूरी परत सिर्फ रंग का बदलना नहीं है, ऑक्सीजन और पानी ने मिलकर लोहे के परमाणुओं से उनके इलेक्ट्रॉन छीन लिए हैं। बाप रे! जंग लगना असल में लोहे का धीमी गति से जलना ही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन पुलों, जहाजों और इमारतों के लोहे को लगातार खा रही है। ये तो एक बहुत भयानक तस्वीर है। ऑक्सीजन हमारे बुनियादी ढांचों को बिना रुके नष्ट कर रही है और इसका असर सिर्फ धातुओं तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, ये हमारी रसोई तक भी पहुंचता है, विकृत गंधता या रैंसिडिटी के रूप में। हाँ, जब हम वसा या तेल से बना खाना खुला छोड़ देते हैं तो हवा की ऑक्सीजन उन तेल के अणुओं पर भी हमला कर देती है। एकदम, उनका ऑक्सीकरण कर देती है। इस प्रक्रिया में तेल के अणुओं के बंधन टूटते हैं और नए दुर्गंधयुक्त यौगिक बनते हैं। खाने का स्वाद कड़वा हो जाता है और गंध असहनीय हो जाती है। हम कहते हैं कि खाना बासी हो गया है। हाँ, और ये सब ऑक्सीजन का ही काम है। तो ऑक्सीजन जीवन देने वाली सांस भी है, धातुओं को भस्म करने वाली आग भी है और खाने को सड़ाने वाला जहर भी। बिल्कुल। लेकिन अगर ये इतनी खतरनाक है तो हम अपनी चीजों को इससे बचाते कैसे हैं? इंसान ने इसके खिलाफ अपनी रासायनिक ढाल विकसित कर ली है। इसका सबसे आम उदाहरण हमें सुपरमार्केट में मिलता है, चिप्स के पैकेट। अरे हाँ, हम सभी ने वो फूले हुए चिप्स के पैकेट देखे हैं। लोग अक्सर शिकायत करते हैं ना कि हम चिप्स से ज्यादा हवा के पैसे दे रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत आम शिकायत है, लेकिन वो सिर्फ हवा नहीं होती। अच्छा। चिप्स को पैक करते समय पैकेट के अंदर की सारी ऑक्सीजन को बाहर खींच लिया जाता है और उसकी जगह नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती हैं, इनर्ट होती हैं। वो आसानी से किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। ये चिप्स के तेल के अणुओं और बाहरी दुनिया की ऑक्सीजन के बीच एक दीवार बना देती है। तो ऑक्सीजन अंदर जा नहीं सकती, ऑक्सीकरण हो नहीं सकता और चिप्स महीनों तक कुरकुरे और ताजे बने रहते हैं। बिल्कुल, वो गैस हवा नहीं बल्कि रसायन विज्ञान का एक सुरक्षा कवच है। यार ये अविश्वसनीय है। मतलब हम अपनी आंखों से इन चीजों को रोज देखते हैं लेकिन इनके पीछे चल रहे इस महायुद्ध को कभी समझ नहीं पाते। एक तरफ ऑक्सीजन है जो चीजों को तोड़ने पर तुली है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन जैसी गैसें हैं जो उन्हें बचा रही हैं। पूरा ब्रह्मांड एक निरंतर चलने वाली प्रयोगशाला है। ये सच है, हमारे आसपास कोई भी चीज स्थिर नहीं है। हर पल, हर सेकंड अनगिनत आणविक बंधन टूट रहे हैं और बन रहे हैं। ब्रह्मांड अपना हिसाब बराबर कर रहा है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक कदम और आगे ले जाएं, तो एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है। बताइए। हमने देखा कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से धातुएं कमजोर होती हैं और खाना खराब होता है। इन निर्जीव चीजों को इस ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक ढाल की तरह। तो मानव शरीर में जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है, जिसे हम एजिंग कहते हैं, हमारी कोशिकाएं भी तो हर सांस के साथ लगातार ऑक्सीजन का उपयोग कर रही हैं ना? बिल्कुल कर रही हैं। तो क्या ये संभव है कि इंसान का बूढ़ा होना भी हमारे अंदर चल रही धीमी गति की इन्हीं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का ही नतीजा है? मतलब हम भी अंदर ही अंदर जंग खा रहे हैं। अगर विज्ञान नाइट्रोजन की मदद से एक चिप्स के पैकेट को बूढ़ा होने से रोक सकता है, तो क्या भविष्य में इंसान प्रकृति की इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करके अपनी खुद की एंटीऑक्सीडेंट ढाल बना सकेगा? क्या हम उम्र बढ़ने की गति को मात दे पाएंगे? ये विज्ञान के सामने खड़े सबसे बड़े और रोमांचक सवालों में से एक है। हमारी कोशिकाएं जो फ्री रेडिकल्स बनाती हैं ना,
वे इसी ऑक्सीकरण का हिस्सा है जो हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं। और विज्ञान अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि हम उस प्रक्रिया को धीमा कैसे कर सकते हैं। अनुत्तरित लेकिन जबरदस्त सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब आप लोहे के किसी जंग लगे दरवाजे को देखें या एक गहरी सांस लें, तो याद रखें दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। ये परमाणुओं का एक अंतहीन नृत्य है और हम सब इस महान रासायनिक प्रयोग का बस एक छोटा सा हिस्सा है। सोचते रहिए।